नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो वेरिकोसील के पेशेंट्स के लिए। और मैं आज बार बार हमेशा अपनी रिपोर्ट्स को क्यों शेयर करता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको एक फैक्ट्स क्लियर हो कि आयुर्वेद से हम क्या क्या चीज़ें क्योर कर सकते हैं, आयुर्वेद से हम कितनी ज़्यादा हम इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं। क्योंकि कुछ सालों पहले तक, मेरे ख्याल से जब MBBS MD डिग्री बनी भी नहीं थी, उससे पहले भी हम फर्टिलिटी का इलाज एज इन नॉर्मल हम कर रहे थे। क्योंकि बहुत सारे MBBS MD आपको सीधा रिकमेंड कर देते हैं कि आप सर्जरी करवा लीजिए, इसके बाद आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है। और कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनको वेरिकोसील है, वेरिकोसील के साथ एजोस्पर्मिया है, तो उनको तो सीधा रिकमेंड कर देते हैं कि जब तक आपकी वेरिकोसील की सर्जरी नहीं होगी तब तक आप एजोस्पर्मिया से ठीक नहीं हो पाओगे। और जहाँ तक हमारे पास पेशेंट आते हैं सर्जरी के बाद के, उनमें एजोस्पर्मिया वैसे का वैसे रहता है और साथ ही साथ उनको वेरिकोसील फिर से डेवलप हो जाता है। कोई भी MBBS MD डॉक्टर आपको बाद में ऐसे नहीं कहता कि ये दोबारा नहीं हो सकता, वो आपको हमेशा ये कहकर चलते हैं कि ये आपको दोबारा हो जाएगा, ये रिकरिंग प्रोसेस है, फिर से दोबारा हो जाएगा। सर्जरी एक लीस्ट ऑप्शन होता है, फिर भी आपको रिकमेंड करते हैं कि आप सर्जरी करवाओ। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन खोलें अपना वेरिकोसील में तो आपको मिलता क्या है? सबसे पहली चीज, अगर आपको पेन हो रहा है तो पेन किलर में आपको ब्रूफिन दे दिया जाता है और आपको मिलता है गाबापिन। और इसके साथ साथ आपको और क्या चीज मिलती है? कोई भी एंटीबायोटिक लिवोफ्लॉक्सिन दे देंगे, कोई सेप्टम दे देगा, ऑगमेंटिन दे देगा। मतलब ऐसे प्रिस्क्रिप्शन जो जहाँ पर लिमिटेशंस ही खत्म हो गए, वो आपको चीज़ें मिलती है। अगर आप एलोपैथिक में जाओगे तो आपको दो चार चीज़ें, अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो आपको मल्टीविटामिन दे देंगे। इसके अलावा आपको और कुछ मिलता है प्रिस्क्रिप्शन में? अगर आप देखो तो अपने खुद से देखो और अपने डॉक्टर से भी पूछो कि आपने इसमें वेरिकोसील में डाला क्या है, वेरिकोसील में दे क्या रहे हो, आपके पास क्या चीज़ है जो आप वेरिकोसील ठीक कर दोगे। बट उनके पास ऑप्शन मिलेगा कुछ नहीं। वो आपको क्या कहेंगे? आप सर्जरी कराओ, सर्जरी ही एक बेस्ट ऑप्शन है। बट आयुर्वेद वेरिकोसील को भी आराम देता है, इसके साथ आपको फर्टिलिटी में भी आराम देता है। वैसे ही जैसे मैं आपको आज अपनी एक रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ, राजू जी थे, उनको बेसिकली एक वेरिकोसील था जिनका रिपोर्ट जो 2011 में रिपोर्ट उन्होंने करवा रखी थी, उसमें 3 mm से 4 mm। उसके बाद उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं करवाई और उसके साथ उनको आ रहा था एजोस्पर्मिया, माने कि उनका नील स्पर्म काउंट के साथ वेरिकोसील, और वेरिकोसील वो भी 3 mm to 4 mm बायलेटरल वेरिकोसील। मतलब बायलेटरल माने कि दोनों साइड के टेस्टिकल्स की वेन्स जो नीचे जाने वाली हैं वो दोनों ही डायलेटेड फूली हुई थी। अब क्या हुआ, उन्होंने 2011 से अब तक ट्रीटमेंट एलोपैथिक पे चलता रहा, कभी कोई कुछ दे रहा, कभी कोई कुछ दे रहा, कभी फर्टिलिटी के लिए उनको मल्टीविटामिन दे दिए, कुछ किसी ने उनको सर्जरी रिकमेंड कर दी कि सर्जरी करवाओ। बट उन्होंने कहीं ना कहीं होप नहीं खोई। उन्होंने एटलीस्ट 2011 से 2020 में कितनी बारी कितने डॉक्टरों से मिले होंगे, उसके बाद एंड लास्ट उन्होंने एक चांस के तौर पे हमें एक चांस दिया। अब आज की डेट में क्या हुआ कि उनका वेरिकोसील, जो जहाँ तक हम समझते हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं वो भी जानते होंगे कि वेरिकोसील पे अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो बढ़ती है, दिक्कत और बढ़ाती है, ना कि कम करती है। अब आज की डेट में उनका बायलेटरल वेरिकोसील तो है, बट उनका देखोगे तो 2.3 mm और 2.4 mm है, ठीक है। और ग्रेड 1 में एग्जिस्ट करता है। ग्रेड 1 माने कि बिल्कुल माइल्ड, जिसे कह देते हैं हम माइल्ड वेरिकोसील में एग्जिस्ट करता है। और इसके साथ साथ उनको और एक फायदा हुआ जो सब चाहते हैं वेरिकोसील एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स, कि नील स्पर्म काउंट उनके ओवरकम हो गए, 5 मिलियन स्पर्म काउंट आ गए। मैं उनकी रिपोर्ट सारी आपको शेयर कर रहा हूं इसी वीडियो में। बट आप ये समझिए कि आप सर्जरी करवाना बेहतर समझेंगे या आप ऐसा ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे जो आपको दवाइयों से ही क्योर कर दे। ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि MBBS MD सब यही कहते हैं कि आप सिर्फ सर्जरी करवाओ, वेरिकोसील सिर्फ सर्जरी से क्योर हो सकता है, बट वो भी नहीं करते। अगर आप चाहो तो वो फिर आपके बाद में एक क्लॉज जरूर लिख देते हैं सर्जरी से पहले कि ये रिकरिंग है, दोबारा हो सकता है। कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर या MBBS डॉक्टर MD डॉक्टर आपको ये कहता है कि ये चीज़ ठीक हो गई है, ये सर्जरी के बाद ठीक रहेगी, या इतनी गारंटी दे दे कि आपको 100% की श्योरिटी दे दे कि ये चीज़ अब क्लियर हो गई है, अब दोबारा नहीं होगी, नहीं कहेगा। क्यों? इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि आफ्टर सर्जरी भी क्या पता वेन्स का साइज वैसे का वैसा रहे, वेन्स का साइज वैसे का वैसा रहे और उसके साथ दिक्कत बढ़ाए।
हम तो यहाँ पर आयुर्वेद से ठीक करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूँ कि हमारी दवाइयों में जादू है, हम दवाइयों में कुछ ऐसा डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। हम मेडिसिन आपके सिर्फ और सिर्फ रूट कॉज पे वर्क करते हैं। अगर हम एक पेशेंट में नॉर्मली चीज़ें देखें तो क्या चीज़ें मिलेंगी वेरिकोसिल में, अगर आप भी अपने अंदर झांकेंगे देखेंगे तो आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले चीज़ आपको मिलेगी, सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं पेशेंट्स में, वो मिलती है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दिक्कत। और कब्ज की दिक्कत ही आपको बेसिक इस प्रॉब्लम में क्रिएट कर देती है, वेरिकोसिल क्रिएट कर देती है। अगर कब्ज के पेशेंट हैं आप और लंबे टाइम से कब्ज के पेशेंट हैं, या लंबे टाइम से आप कोलाइटिस के पेशेंट हैं, कोलाइटिस माने कि आपकी लीवर की फंक्शनिंग, आपकी इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से आपकी लेटरिन में आम आती है, या मान लीजिए सफ़ेद रंग का कुछ बलगम जैसा टपकता है, वो चीज़ अगर आपके लंबे टाइम से है तो कहीं ना कहीं आप वेरिकोसील के पेशेंट इसकी वजह से बन जाते हैं। और ये बनने के बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद वेरिकोसील डेवलप हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आपके स्पर्म काउंट लो है। और ज़रूरी नहीं होता हर वेरिकोसील के पेशेंट्स के स्पर्म काउंट लो मिले, क्योंकि इसकी भी पोजीशनिंग अलग अलग जगह होती है। बट डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, MBBS MD आपको ये भी नहीं बताएगा कि कहाँ पर पोजीशनिंग खराब होने की वजह से आपकी सीमेन एनालिसिस है। बस उनका काम क्या होता है, आपको डर देना। क्या देना, फियर देना। जितना डराएगा उतना आप सर्जरी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब आप डरोगे नहीं तब आप सर्जरी की तरफ जाओगे भी नहीं। और यही चीज़ हम हमेशा अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आपको पास रिपोर्ट्स हैं तो अपने साथ एक सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट भी करवाएं, जिससे आपको क्लियर हो कि आपकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वेरिकोसील के बारे में दिक्कत समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी मेजर दिक्कत है, ऐसी भी नहीं है कि आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दे, ऐसी नहीं होती। रेयर केसेस मानते हैं कि रेयर केसेस में एट्रोफिक हो जाता है, रेयर केसेस में देखते हैं कि स्पर्म काउंट एक लेवल के बाद नहीं बढ़ता, और वो तभी नहीं बढ़ता जब किसी पेशेंट ने पहले सर्जरी करवा रखी होती है। अगर हम पेशेंट्स को देखते हैं कि एक लिमिटेड उसके बाद उनके स्पर्म काउंट या मोटिलिटी डाउन हो जाते हैं, सर्जरी के बाद मोटिलिटी डाउन होने के बाद क्या मिलता है उनको कि एक लेवल के बाद वो उठते ही नहीं है, चाहे वो जो मर्जी ले लें, दवाइयाँ ले लें, कुछ ले लें। अगर ये चीज़ अगर आपको डॉक्टर बताएगा तो शायद आप सर्जरी ना करवाओ, है ना। इसीलिए सर्जरी वो आपको बोलते हैं, आपके और अलग तरीक़ों से डरा देंगे, आपको और अलग तरीके से कि आप नपुंसक हो जाएंगे, आप फर्टाइल नहीं कर पाएंगे, आगे बच्चा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप डर के मारे आप सर्जरी की तरफ जाते हैं। वहीं पर आप एक गलती कर बैठते हैं, और वो गलती ये होती है कि कभी ना कभी आपको ऐसी दिक्कत फेस करनी पड़ जाती है जहाँ पर आपके स्पर्म काउंट पहले तो बन रहे थे वो भी नहीं बनते। तो समझो इन सब चीज़ों को, थोड़ा जानो इन सब चीज़ों को, वेरिकोसील को पढ़ो, समझो। आपके पास स्मार्टफोन है तो गूगल करो, और गूगल करने के बाद आप रेट देखो कि सर्जरी के बाद 70% क्या एक्चुअली फैक्ट है, 60% एक्चुअली फैक्ट है कि रिकरिंग होती है या नहीं होती। आप एक बारी फैक्ट्स पे जाओ, उसके बाद अपना मन बनाओ, उसके बाद अपना ब्रेन को वर्क करने दो, उसके बाद अपने दिल को समझाओ। अगर आपको मेरी बातें सही लग रही हैं तो प्लीज़ आप कुछ मत कीजिए, मुझसे सिर्फ थोड़ी सी सजेशन ले लीजिए या सलाह ले लीजिए, ठीक है। और नीचे दिए हुए नंबर पर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। रिपोर्ट्स के साथ साथ अपने कॉल कर सकते हैं नीचे वाले दिए हुए नंबर पर, और कॉल करके हमें बता सकते हैं कि अगर आप वेरिकोसील से परेशान हैं तो उसका एक्चुअल राइट ट्रीटमेंट होना क्या चाहिए। अगर मैं अपने ट्रीटमेंट की बात कर रहा था तो मैं अपने ट्रीटमेंट में बताते हैं कि हमने रूट कॉज पे वर्क करना होता है। आपके सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करते हैं। कॉन्स्टिपेशन से आपकी 2-3 चीज़ें क्योर होती है, जैसे कि आपका पेन, ठीक है। और पेन के बाद क्या होता है, आपको पेन के बाद आपकी धीरे धीरे हैंगिंग कम होनी स्टार्ट होती है। हैंगिंग माने कि लटकन, अगर लटकन कम होगी तो उससे क्या होगा, आपको बेटर फील होगा एज कंपेयर टू पहले से। अगर मैंने मान लीजिए अगर कोई वेन है उसके अंदर खून गोल गोल घूम रहा है, और गोल गोल घूमते घूमते उसकी ब्लड की सप्लाई ऐसा कम है, वॉल्स खराब होने की वजह से जो खून का सप्लाई है वो गर्म होकर नीचे की तरफ जा रहा है, आपके टेस्टिकल्स की तरफ जा रहा है, तो वो हैंगिंग बढ़ाएगा। अगर वहाँ पर मैं खून का बहाव ही ठीक कर देता हूँ, क्योंकि ब्लड का फ्लो ही आपके टेस्टिस की एक तरीके से फूड है, अगर मैं वहाँ पर खून का बहाव ठीक कर देता हूँ, मोस्टली प्रॉब्लम वहीं से ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। आपके सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट हमेशा सही आएगी, और इसके साथ साथ आपकी जो वेरिकोसील है उसमें आराम मिलेगा, आपको दर्द नहीं होगा। दर्द के साथ साथ आपको जो दिक्कतें हैंगिंग की हैं वो भी धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लग जाती है। सो अगर आपके माइंड में डाउट है, सोच रहे हो कि मैं सर्जरी करवाऊँ या क्या करूँ क्या ना करूँ,
तो आप एक सलाह हमसे ले सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं और मेरी टीम को आप अपनी रिपोर्ट शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको मिलना है मुझसे तो आप मेरे क्लिनिक भी आ सकते हैं, मेरे से आप बात कर सकते हैं, मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आयुर्वेद की थोड़ी वैल्यू समझ पाए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू।